जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म में। राष्ट्र हित में शिक्षा, दिस इज धीरज द्विवेदी फ्रॉम गुरुजी वर्ल्ड। हर शेर हर शेरनी के माता पिता को मेरा जय हिंद, इनकलाब जिंदाबाद। और उम्मीदों पर आज यह वीडियो एक ऐसा खरा उतरने वाला वीडियो है जो एग्जाम को करवाएगा फतेह दोस्तों। तो सभी प्यार पूर्वक क्वेश्चंस को देखेंगे और उस प्यार प्यार में क्वेश्चंस का धुआं करेंगे। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चंस की वीडियो में 70 क्वेश्चंस रहेंगे। आदत से अक्खड़, स्वभाव से फक्कड़ किस कवि का उपनाम है? दोस्तों यहां पर क्वेश्चन करने से पहले चैनल का, यहां पर जो भी बच्चा नया बच्चा है चैनल पर, वो बच्चा याद रख ले, टाइमिंग है 8 बजे रात्रि के। देश की सुपरहिट हिंदी के लिए सब्सक्राइब कीजिएगा धीरज द्विवेदी के साथ। आदत से अक्खड़, स्वभाव से फक्कड़ किस कवि का उपनाम है? तो हर शेर शेरनी यदि ऑप्शन नंबर बी लॉक कर रहे हैं तो याद रखिएगा कबीर दास कहे जाते हैं आदत से अक्खड़, स्वभाव से फक्कड़ दोस्तों। और कबीर दास की जब भी बात होती है तो साखी शब्द रामायणी के लिए जाने जाते हैं। इनकी रचनाओं में बेशुमार देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 2। किस विकल्प में जातिवाचक संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा है या जातिवाचक संज्ञा नहीं है? पहली बात तो ये क्वेश्चन को समझ लीजिएगा कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। दोस्तों इस क्वेश्चन में लिखा है कि किस विकल्प में जातिवाचक संज्ञा नहीं है, ये पूछा है। दोनों जोड़ के पढ़िएगा, ठीक है ना। गैपिंग का थोड़ा सा सिलसिला यहां पर सही नहीं है। क्वेश्चन 2 कह रहा है कि किस विकल्प में जातिवाचक संज्ञा नहीं है। तो जातिवाचक संज्ञा क्या होती है? तो कॉन्सेप्ट नोट कर लीजिएगा कि कॉन्सेप्ट है आपका कि दुनिया में अगर बहुत सी चीजें हैं तो वो जातिवाचक है। अगर दुनिया में एकमात्र चीज है या किसी का नाम है, पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का नाम दिया जाए तो वो जातिवाचक नहीं है। अच्छा, ये बालक दुनिया में बहुत से हैं तो बालक का मतलब है कि बालकों की जाति है, तो ये तो जातिवाचक है। मुझसे कह रहा नहीं है, बताना है। सड़क, अरे भाई यूपी में सड़क है, बिहार में सड़क है, महाराष्ट्र में है, न्यूजीलैंड में, ऑस्ट्रेलिया में है ना, तो ये भी सड़कें भी बहुत हैं। किताब, बहुत किताबें, हमारी अलमारी में किताबें, तुम्हारी अलमारी में किताबें, तुम्हारे उसके यहाँ किताबें, तो है ना कहीं आपको किताबें भी बहुत मिलेंगी। लेकिन मंगलवार कहीं ना कहीं ये क्या है, ये व्यक्तिवाचक है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर सी चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे क्या कह रहा है? आपसे कह रहा है जवानों कि कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? एक बार शेयर कर देना वीडियो को और उखाड़ेंगे हम और आप मिलकर क्वेश्चंस को कि कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। दोस्तों तो चना हमेशा पुल्लिंग होता, कहते हैं ना चना। ट्रिक क्या है स्त्रीलिंग पुल्लिंग को करने के लिए कि जब भी किसी भी लिंग को करें तो उसको आप बोल के देखें, चना खाया जाता है, चना हमारे खेत में अच्छा हुआ है ना, पुल्लिंग, लड़के का साउंड। बाजरा बोया जाता है, उड़द बोया जाता है या बोई जाती है? तो ये क्वेश्चन हमेशा विवादों में आते हैं। जब उड़द की दाल होती है तो बो हो जाती, लेकिन उड़द हमेशा उसको बीज के रूप में इसे पुल्लिंग में रखा जाता है। और जब अरहर की बात होती है तो अरहर कहते हैं ना, अरहर की दाल, इसलिए हमेशा ऑप्शन डी यह हमेशा स्त्रीलिंग में जाएगा। और उड़द को हमेशा हम लोग स्त्रीलिंग में यूज करते हैं, लेकिन एनसीईआरटी कभी भी मानक नहीं मानती है। अगला क्वेश्चन, बालक बिल्ली से डरता है। कॉन्सेप्ट समझो मेरे दोस्त, एक ऐसा कॉन्सेप्ट जो आपको समझाएगा कि कारक में कॉन्सेप्ट क्या है। कॉन्सेप्ट यह है कि जब भी कोई वाक्य में, अगर किसी वाक्य में भय की बात की जाए, अगर किसी वाक्य में अलगाव की बात की जाए कि भैया पेड़ से पत्ता गिरता है तो उसका अलगाव हो गया, और अगर मैं सांप से डरता हूं, मैं बिल्ली से डरता हूं, बालक बिल्ली से डरता है, तो याद रखिएगा कि जब भय का कॉन्सेप्ट हो, अलगाव का कॉन्सेप्ट हो, तो वहां पर अपादान कारक होता ही होता है। यह नया कॉन्सेप्ट समझ लीजिएगा। कोई डाउट? नो डाउट। अगला क्वेश्चन साहित्य से लिया है, जवाब चाहिए आपसे।
दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है साहित्य से, आपसे कहने वाला यहां पर क्वेश्चन है, पूछने वाला बच्चे कह रहे कि सर बहुत आसान है, कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए आपके लिए है जोरदार प्रहार वाला। देखिए दोस्तों आपसे कह रहा है कि सरयू पार की यात्रा का वर्णन किसने किया है, सरयू पार को लिखने वाले कौन हैं? तो इस क्वेश्चन का आंसर बच्चे देंगे हमारे वीर जवान। तो आंसर देने वालों की अगर श्रृंखला में ऑप्शन डी है तो बिल्कुल सही है, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने सरयू पार की यात्रा को लिखा है। इसके साथ ही साथ प्रेम फुलवारी, प्रेम कहीं ना कहीं प्रलाप और प्रेम माधुरी को भी लिखा है। भारतेंदु हरिश्चंद्र को कहा जाता है आधुनिक हिंदी का जनक कहा जाता है, इसको भी नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है, चैप्टर का नाम है दोस्तों रस, और सब्सक्राइब कर ले रोजाना 8 बजे के लिए। दोस्तों हर शेर हर शेरनी हर गृहिणी हर भाई हर बहन के लिए 6 नंबर ऑन स्क्रीन पर है 4 ऑप्शन के साथ। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। दोस्तों तो ये बताओ ना, मेरे तो गिरधर गोपाल, मैं तो गिरधर गोपाल को ही मानती हूं, मेरे तो भैया सिर्फ गोपाल है। तो ये तुम्हारा एक प्रेम है ना कि भाई हमारा किसी दूसरे के प्रति अनन्य प्रेम हो, तो हम प्रेम के लिए हम श्रृंगार रस को करते हैं ना। श्रृंगार रस का यहां पर जो आपका स्थायी भाव होता है वो रति होता है, और रति का मतलब होता है प्रेम। जहां पर प्रेम की आग हो वहां श्रृंगार रस होगा। अगला क्वेश्चन 7 नंबर दोस्तों बताइए, क्वेश्चन 7 क्या कह रहा है, जवाब आपसे चाहिए, और आपसे कह रहा है दोस्तों कि किस विकल्प में व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो दोस्तों ट्रिक क्या है कि दुनिया में अगर किसी ऑब्जेक्ट का नाम लिया जाए, किसी ऑब्जेक्ट का नाम अगर लिया जाए तो वो व्यक्तिवाचक होती है। अगर दुनिया में वो बहुत सी चीजें हैं, जैसे अगर मैं कह दूं कि नदी है कोई, तो नदी का मतलब है कि अगर गंगा की बात करी तो यह व्यक्तिवाचक में, नदी की बात तो दुनिया में बहुत सारी नदियां हैं, तो यह शब्द जाति में है और यह शब्द व्यक्ति में है। तो चलिए जान लेते हैं। सुख मानवता गौरव, सुख मानवता को देखा जाए तो यह भाववाचक में है। सुख मानवता को देख नहीं सकते, और जिनको आप देख नहीं सकते केवल महसूस कर सकते हो, वो दोस्तों भाववाचक संज्ञा होती है, ये याद रखिए। विद्यालय गांव, गांव विद्यालय शहर, दुनिया में ये बहुत से जगह मिलेंगे, शहर भी बहुत है, विद्यालय भी बहुत है, गांव भी बहुत, तो ये एक यूनिटी का बोध कराएंगे तो ये जाति में आएंगे। कच्छा भी जाति में आएगा, गाय भी जाति में, तोता भी जाति में आएगा। तो मैं ये कह सकता हूं दोस्तों यहां पर देखिए तोता आपका व्यक्तिवाचक होगा। अब बात तो यहां पर ये थी ना कि मुझे तो सभी चाहिए थे, मुझे तो सभी चाहिए थे दोस्तों। आंसर ए हो जाएगा, क्योंकि हिमालय दुनिया में एक है, रामायण दुनिया में यूनिक है, कोटा यूनिक है, ऑप्शन ए जाएगा। मुर्गा का बहुवचन क्या होगा वीरों, मुर्गा का बहुवचन क्या मुर्गे होगा या मुर्गा ही होगा? नहीं, आदमी आदमी, आदमियों की भी बात हो जाती है, बालक बालकों, छात्र छात्राओं या छात्र छात्राएं, लेकिन मुर्गा का मुर्गे होगा दोस्तों, यह बात याद रख लीजिए। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में दर्पण का हिंदी अर्थ क्या होता है? देखो हम दर्पण का मतलब क्या कहते हैं, दर्पण दोस्तों एक मिरर होता है, एक मिरर। मिरर का मतलब समझते हो, मिरर का मतलब शीशा की बात की जा रही है क्या? तो मैं ये कहूंगा कि दर्पण को क्या मधवा कहेंगे, दर्पण को प्रतिमान कहा जाएगा, करवाल या शैलेंद्र? तो दोस्तों दर्पण को प्रतिमान कहा जाएगा। प्रतिमान का मतलब दोस्तों होता है कि जो छवि हमें उल्टी दिखाई दे। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर यह है, और एक नए कॉन्सेप्ट के साथ, नए युग के क्वेश्चन के साथ उपस्थित है क्वेश्चन नंबर 10 पर। हर शेर हर शेरनी से कहूंगा कि अगर यह कॉन्सेप्ट अगर आपको आता है, मुझे लगता है कि 90% बच्चे इस क्वेश्चन में फेल हो जाएंगे, मुझे लगता है। लेकिन अगर इस क्वेश्चन में आप अगर पास होना चाहते हो तो देखो तुक्का मार के आप पास हो सकते हो, लेकिन मेरा कॉन्सेप्ट हमेशा याद रखना, क्योंकि दुनिया कॉन्सेप्ट पर चलती है और हिंदी कॉन्सेप्ट पर चलती है, व्याकरण नियम पर चलती है। याद रखो कि ये कॉन्सेप्ट हमेशा के लिए फीड कर लो।
अगर तुक्का भी मारा है तो कोई दिक्कत नहीं, एग्जाम में गलत नहीं होना चाहिए। एक कॉन्सेप्ट याद करो कि जब भी किसी को हम नमन करते हैं, जब भी किसी को हम प्रणाम करते हैं, नमस्ते करते हैं, मैं कहूं कल को कि पिताजी को प्रणाम, बताइए कारक कौन सा होगा? बताइए कारक कौन सा होगा? तो यार याद रखिएगा कि उस क्वेश्चन में हम नमन करें या प्रणाम करें तो वो कॉन्सेप्ट हमारा संप्रदान कारक लॉक होगा। यह बात दिमाग में कल को कभी नहीं बच्चों से छूटनी चाहिए। कॉन्सेप्ट रख लो यहां पर अपने माइंड में कि अगर कल को एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो वहां पर हम क्या लॉक करेंगे? वहां पर संप्रदान कारक लॉक करेंगे। यह ट्रिक कोई बच्चा भूलेगा नहीं। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर 11 नंबर। 11 नंबर क्या कह रहा है? ठोको क्वेश्चन नंबर 11 को। और 11 दोस्तों कह रहा है कि रसगुल्ले में मिठास अधिक है, रेखांकित शब्द का विशेषण बताइए। मैं कहूं रेखांकित शब्द का विशेषण का मतलब है मिठास। इस मिठास को रेखांकित नहीं किया गया है, मैं कर देता हूं रेखांकित। अब बताओ कि इसमें विशेषण क्या होगा? रसगुल्ले में मिठास। भैया अगर मैं कह दूं कल को कि रसगुल्ला क्या है? रसगुल्ला दोस्तों मीठा है, तो ये बताओ रसगुल्ला अगर मीठा है तो क्या कैसा है? रसगुल्ला मीठा है। मीठा क्या हो जाएगा? उसकी विशेषता। अगर उसकी विशेषता तो वह विशेषण हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर सी लॉक हो जाएगा। मीठा पर नहीं बेटे, ऑप्शन नंबर सी के साथ। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण बताइए। तो दोस्तों जातिवाचक, हमेशा दिमाग में ट्रिक रखो, जातिवाचक वही संज्ञा होगी जो दुनिया में बहुत हो, दुनिया में बहुत हो, जाति हो एक उनकी, है ना? जैसे आदमी एक जाति है, छात्र एक जाति है, बहुत से छात्र, नदी जाति है, नाम अगर आ जाए कि गंगा तो व्यक्तिवाचक होगा। अगर मैं कह दूं लोहार तो जाति है। इसी तरीके से कालिदास, कालिदास दोस्तों व्यक्ति है, व्यक्तिवाचक हो जाएगा, आंसर नहीं होगा। गंगा यूनिक है, ये भी व्यक्तिवाचक, आंसर नहीं होगा। हिमालय भी यूनिक है, व्यक्तिवाचक, आंसर नहीं होगा। इस क्वेश्चन का आंसर शहर जाएगा, क्योंकि दोस्तों शहर बहुत से ऑब्जेक्ट है, यानी हमारे यहां, तुम्हारे यहां, है ना, दुनिया में जाने कितने शहर, इसलिए ऑप्शन डी जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, चैप्टर का नाम है कारक। मुझे अपनी पत्नी से डर लगता है, आय है। इस क्वेश्चन में कारक कौन सा होगा? बताइए दोस्तों आंसर क्या होगा? क्या बात है? मुझे अपनी पत्नी से डर लगता है, वाक्य में कौन सा कारक होगा? तो नए बच्चे, पुराने बच्चे याद रख ले एक नए कॉन्सेप्ट को। ये आप हिंदी पढ़ रहे हैं, अगर आप हिंदी पढ़ते हैं तो एक हिंदी में एक नया इरा है, एक नया युग है दोस्तों। और क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, एक बढ़िया सा कॉन्सेप्ट। जब भी क्वेश्चन में मैंने आपसे कहा कि भय लगता है, जब भी क्वेश्चन में आप अलगाव की बात करते हो तो वहां पर क्या होगा? वहां पर अपादान कारक होगा। अपादान कारक का मतलब क्या है कि अगर मुझे किसी से डर लगता है, अगर कोई चीज अलग हो रही है एक दूसरे से, अगर मैं कह दूं कि मैं अपनी पत्नी से संबंध विच्छेद कर दिया हूं, अलग हो गया हूं, तो भी अपादान। अगर मैं कह दूं कि बिल्ली छत से कूद पड़ी, ऑब्जेक्ट का अलगाव, तो भी अपादान। अगर मैं कह दूं मुझे अपनी पत्नी से डर लगता है, डर का मतलब है अपादान हो जाएगा। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर ये रहा, देखिए उन्नति का सही संधि विच्छेद क्या होगा? कमेंट कीजिएगा दोस्तों। उन्नति का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो मैं कहूंगा इसमें अगर आप संधि देखेंगे तो व्यंजन संधि हो जाएगी, और व्यंजन संधि का मतलब है कि उत धन नति बराबर व्यंजन संधि उन्नति होगा। और क्यों होगा व्यंजन? क्योंकि ट्रिक है कि अगर किसी भी संधि में हलंत लगा है तो वो व्यंजन संधि की तरफ जाएगा। सब्सक्राइब कर लो एक नए तरीके से हिंदी को पढ़ने के लिए, रोज रात 8 बजे के लिए। शेर शेरनियों के लिए क्वेश्चन है मेरा 15 नंबर ऑन स्क्रीन पर। किस विकल्प में व्यक्तिवाचक संज्ञा है दोस्तों? अगर मैं पूछूं कि व्यक्तिवाचक का मतलब क्या है, तो किसी अगर ऑब्जेक्ट का नाम लिया जाए तो समझ लो व्यक्तिवाचक हो गया, या दुनिया में कोई यूनिक चीज है तो व्यक्तिवाचक हो गया, है ना। सभी को नमस्ते, सभी को प्रणाम, सभी को आदाब।
ताल ठोक कर जय महाकाल। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके स्क्रीन पर है दोस्तों, कह रहा है कि यहां पर वेद यहां पर हो सकता है, पुराण यहां पर हो सकता है, नहीं। वेद दोस्तों क्या एक है? नहीं। पुराण एक है? नहीं। शास्त्र एक है? बहुत इनके भेद मिल जाएंगे। रामायण एक है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर डी जाएगा। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर ये रहा। क्या नेटवर्क का इशू आ गया है? बच्चे कह रहे हैं सर नेटवर्क में समस्या हो सकती है। अरे नेटवर्क में समस्या नहीं होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है, बताइए वीरों कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? बताइए दोस्तों। चलिए, दशमुख में कौन सा समास है? तो दशमुख की अगर बात की जा रही है तो याद रखिएगा कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। दशमुख बराबर दस मुख है जिसके, अर्थात दशानन रावण की बात हो रही है। अगर किसी तीसरे पद की तरफ जाता है इशारा तो वो बहुब्री होगा। छलिया में प्रत्यय दोस्तों याद रखिए, उपसर्ग का मतलब शब्द के आगे जुड़ता है, प्रत्यय का मतलब शब्द के पीछे जुड़ता है। और दोस्तों अगर मैं बात करूं छलिया में प्रत्यय, प्रत्यय हमेशा पीछे जुड़ेगा, और पीछे अगर जुड़ेगा तो इया होकर ऑप्शन सी देकर चला जाएगा। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर 18 नंबर, पहाड़ का स्त्रीलिंग क्या होगा? पहाड़ का स्त्रीलिंग क्या होगा वीर वीरांगनाओं? इस क्वेश्चन का आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। पहाड़ बोले तो पहाड़ी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर ये रहा, क्वेश्चन नंबर 19। एक विशेष प्रदेश से लेते हैं क्वेश्चन, और क्वेश्चन है साहित्य से। क्वेश्चन उत्तर प्रदेश से बहुत पूछा जाता है। 19 नंबर हिंदी में उत्तर प्रदेश से क्वेश्चन लिया है। भोजपुरी बोली कहां बोली जाती है? 4 ऑप्शन है स्क्रीन पर। फैजाबाद में बोली जाती है, बरेली में बोली जाती है, इलाहाबाद में जिसे प्रयागराज कहा जाता है, या लखनऊ नवाबों के शहर में। याद रखिएगा भोजपुरी जो बोली जाती है ये फैजाबाद अयोध्या साइड बोली जाती है। इसको ऑप्शन नंबर ए के साथ लॉक करेंगे। कौन सी बोली भारत के अलावा विदेशों में बोली जाती है? तो सबसे ज्यादा भोजपुरी ही विदेशों में बोली जाती है, जिसका प्रचलन भारत से ही हुआ है। अगला क्वेश्चन है, यहां पर क्वेश्चन को यहां पर स्किप करेंगे, बीच में थोड़ा सा कंफ्यूजन है, ठीक है ना, टाइपिंग मिस्टेक है। 21 नंबर देखिए, दृश्य बहुत मनोरम है, वाक्य में रेखांकित शब्द का विशेषण भेद है। यानी जो मनोरम है दोस्तों बहुत आसान। अगर क्वेश्चन में मैं ये कह दूं आपसे, भैया अगर मैं ये क्वेश्चन में कह दूं कि दृश्य बहुत मनोरम है, तो मैं आपसे बस सिंपल सी बात पूछूंगा कि इस जो मनोरम को रेखांकित किया गया है ये क्या है? भाई ये है क्या? कैसा विशेषण है? भाई विशेषण तो है, लेकिन कैसा? ये गुणवाचक विशेषण है। क्यों? क्योंकि दृश्य का एक गुण है कि बहुत अच्छा है, बहुत खराब है। आंसर जाएगा ए के साथ। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है 22 नंबर, बहुत सिंपल ले लिया है। कह रहा उदय का विलोम क्या होगा? विलोम वो ऑब्जेक्ट होता है जो विपरीत शब्द की बात करता है, जो बिल्कुल ऊपर से देखा जाए जमीन और आसमान का अंतर होता है। उदय का विलोम अस्त हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है 23 नंबर है हमारे वीरों के लिए क्वेश्चन, और हमारी शेरनियों के लिए क्वेश्चन। 23 नंबर, राज्यसभा शब्द में कौन सा समास होता है? राज्यसभा, लोकसभा, 2 ऑब्जेक्ट याद रखना, 2 शब्द याद रखना कि राज्यसभा राज्य की सभा दोस्तों, तो याद रखना ये तत्पुरुष होगा। याद रखना राज्यसभा अगर कल को क्वेश्चन में पूछा जाता है और लोकसभा कल को क्वेश्चन में पूछा जाता है, तो यहां पर लोगों की सभा है ना, लोगों की सभा। जब राज्य में देखा जाए या राज्यसभा में देखा जाए तो इसको उच्च सदन कहा जाता है, स्थायी सदन कहा जाता है। लोकसभा निम्न सदन कहा जाता है, अस्थायी सदन कहा जाता है, जो आसानी से भंग हो सकती है। इसलिए इस क्वेश्चन में लोग ही तो बैठेंगे। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि सभा की सत्यता किसकी रचना है? सभा की सत्यता किसकी रचना है? कमेंट किया जाए वीरो। यहां पर कमेंट करना पड़ेगा आपको कि सभा की जो सत्यता है वो किसने लिखा है। क्या बात है। 24 नंबर का जो आंसर जाएगा, चाहे मैं अगर कह दूं कि बंदर सभा किसने लिखा है, जिसमें सभा आ जाए तो समझ लो भारतेंदु हरिश्चंद्र रहेंगे। बंदर सभा हो, सभा की सत्यता हो, है ना, प्रेम फुलवारी हो, या किसी में प्रेम आ जाए, प्रेम वर्ड हो, सभा वर्ड हो, हरिश्चंद्र जी मारिएगा।
आदिकाल का अधिकतम साहित्य किस प्रांत से प्राप्त होता है? देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इसको छोड़ा जाए। साहित्य में जब क्वेश्चन ऐसा एग्जाम में देखने को मिलेगा तो कहीं ना कहीं रूह कांप जाने वाली है। आदिकाल का अधिकतम साहित्य किस प्राप्त प्रांत से मिला है, किस उल्लेखित राज्य की बात कर रहा है, तो वो राज्य है राजस्थान। आदिकाल का सर्वोत्तम साहित्य राजस्थान इलाके से मिला है, और राजस्थान को अगर जीएस दृष्टि से देखा जाए तो एरिया में यह है नंबर 1, यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान नंबर 1 आपका स्टेट है। क्षेत्रफल की दृष्टि के अलावा राजस्थान में चांदी का उत्पादन सर्वाधिक देखा जाता है। और दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 26 नंबर आपकी स्क्रीन पर यह रहा। जवाब चाहिए आपसे ताल ठोक कर। क्या बात है? यदि नीचे का ओठ पूरी तरीके से काट दिया जाए, यदि नीचे का ओठ पूरी तरीके से काट दिया जाए तो बताइएगा कि किस ध्वनि के उच्चारण में कठिनाई होगी। अगर नीचे के ओठ को, यानी आप अगर नीचे के ओठ को देखें, अपना नीचे का ओठ आप काटिए मत, नहीं तो आरी लेके काटने लगो, तब आप चेक करो कि सर ने तो कहा था कि सर आप बोल के देख लेना, चेक करके देख लेना। बोल के देखोगे तो यहां पर काटने की बात हो रही तो काट डालो, ऐसा नहीं। यदि नीचे का ओंठ पूरी तरीके से काट दिया जाए तो आप नीचे का ओंठ पकड़ लो, कस के पकड़ लो, उसको हिलने मत देना, ठीक है? पकड़ लिया, अब जरा बोल के देखो। मतलब कह रहा कठिनाई होगी। ला, आप नीचे का ओंठ पकड़ के भी ला बोल सकते हो, तो मतलब ये वाला आंसर नहीं होगा, इसमें कठिनाई नहीं हो रही है। आप खा बोलोगे, खा, आप कोई दिक्कत नहीं होगी। धा, आप कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन आप बिना दोनों ओंठ की सहायता से बा नहीं बोल सकते। बोले सर कैसे? मैंने कहा बाबा, है ना, मैंने कहा बाबा, तो आप बताइए क्या बिना ओंठों के मिलने से बोल पाओगे? है ना? तो नीचे का जब ओंठ होगा ही नहीं तो आप बोल ही नहीं सकते बाबा, आप बोल ही नहीं सकते मामा, आप बोल ही नहीं सकते भौजाई, आप बोल ही नहीं सकते भाभी, है ना? तो मतलब यही है कि अगर ये जितने भी देखे, क्यों, रीजन इसका क्या है? क्योंकि रीजन है दोस्तों, ये ओष्ठ वर्ग है, ओष्ठ वर्ग, इनमें ओंठों का काम ही काम है। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर ये रहा। जिस वस्तु पर क्रिया का यानी क्रिया के व्यापार का फल पड़ता है उसे सूचित करने वाला संज्ञा रूप को कौन? बताइए दोस्तों, थोड़ा सा टफ रहेगा, लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर आ गया ना, तो इस क्वेश्चन में मजा आ गया, तो फिर मजा के लिए अगला क्वेश्चन देखिए, थोड़ा सा टफ ले लेते हैं। 27 नंबर, 27 क्या कह रहा है कि भैया कि इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा? सही से इस क्वेश्चन को जवाब में दीजिएगा कि आंसर क्या होगा, कि जिस वस्तु पर क्रिया का व्यापक रूप से या व्यापार का फल पड़ता है तो उसे कर्म कारक कहते हैं। भैया क्रिया का अगर फर्क पड़ेगा तो वो कर्म पे ही पड़ेगा ना। अरे भाई, कोई व्यक्ति है, कोई करता है, कर्म करेगा, और क्या करेगा? क्रिया से करेगा होगी, तो क्रिया तो किस पर होगी? कर्म पर होगी। आंसर जाएगा बी के साथ। जितेंद्रिय में कौन सा समास है? तो इंद्रियों को वश में रखने वाला। तो मैं कहूंगा बोलो क्या, जल्दी से बताओ, बोलो कौन? अगर कौन है वो जैसे दशानन अर्थात रावण, तो जल्दी से आप बताओ कि बोलो कौन जितेंद्रियों। तो जल्दी कौन कहूंगा तो तुरंत ऑप्शन बी हो जाएगा, बहुब्री हो जाएगा। बताइए जल्दी से फटाफट कौन। अगला क्वेश्चन 29 नंबर, 29 क्या कह रहा है जवानों? यहां पर कह रहा है शेरनियों क्वेश्चन नंबर कि जय शब्द का विलोम बनाने के लिए इनमें कौन सा हम उपसर्ग चुने? भैया जी, अगर मुझे जय शब्द का विलोम बनाना है तो उपसर्ग जोड़ना है, क्योंकि विलोम बनाना है और उपसर्ग का मतलब हमें आगे जोड़ना है। तो मैं कह दूं पहले ऑप्शन में समझे क्या बना? नहीं। क्या मैं अगर जय में यहां पर आगे जोड़ देता हूं सुजय, क्या बना? नहीं। मैं अगर जोड़ देता हूं पराजय तो मैं कह सकता हूं कि ये पराजय बन रहा है, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके लिए हो सकता है थोड़ा सा टफ। उपर्युक्त शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? उपर्युक्त शब्द का सही संधि विच्छेद आप सभी बताएंगे बच्चे कि होगा तो होगा का। उपरि धन युक्त बराबर उपर्युक्त, ऊपर धन उक्त, तो ऊपर धन उक्त तो नहीं होगा। अब हमारे पास ऑप्शन नंबर ए है, सी है और डी है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा?
ऊपर धन युक्त बराबर, ये देखिए जो का आपका बना ना ये हलंत, तो मतलब इसका ये है कि यह आधा है, इस तरीके से, ये गलत नहीं लिखा है, युक्त सही लिखा है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, जवाब आपसे चाहिए, जल्दी से कमेंट कीजिए। मुझे लगता है कि ए ऑप्शन और डी ऑप्शन दोनों सही है। अगर ए और ऑप्शन डी दोनों सेम है तो ये आंसर आपके दोनों हो जाएंगे, यहां पर ऑप्शन नंबर ए और डी। अगला क्वेश्चन 31 नंबर, बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ नोट कर लीजिएगा, बेहतरीन ट्रिक के साथ। अगर क्वेश्चन में यह पूछता है कि स्वतंत्र सत्ता धारण ना करने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं, तो हिंदी में शब्दों की संख्या 3 मानी जाती है। किसके आधार पर वो मैं आगे बताऊंगा, क्वेश्चन लिया है। साथ ही साथ रूढ़ शब्द वो होते हैं जिसका संधि विच्छेद नहीं कर सकते, जैसे पानी। यौगिक वो होते हैं जिसका संधि विच्छेद आप कर सकते हो, जैसे विद्यालय, विद्याधन, आलय। और योग रूढ़ वो शब्द होते हैं जैसे जिसका आप बहुब्री समास कर सकते हो, दशानन, तो वो होते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर। हम कह रहा स्वतंत्र सत्ता ना धारण करने वाले हैं, तो ये अलग से कॉन्सेप्ट याद रख लो कि यौगिक कहलाते हैं, ऑप्शन बी जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर ये रहा, होली शब्द में कौन सी संख्या है, होली शब्द में कौन सी संख्या है, कमेंट करो मेरे लाल, कमेंट कीजिएगा कि होली शब्द में कौन सी संख्या होगी। तो मैं कहूंगा कि ये बताओ, क्या होली दुनिया में यूनिक है? आप बताओ, दुनिया में क्या होली एक ही है? क्या हमारे यहाँ अगर कुछ और है तो विदेशों में कुछ और है? नहीं, यूनिक है ना, नाम है। तो मैं ये कह सकता हूं कि होली दिवाली या किसी पर्व का नाम है तो वो व्यक्तिवाचक के तौर पर देखा जाता है। ऑप्शन 2 जाएगा, 2 को लॉक कीजिएगा। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर ये रहा 33 नंबर, नवनिधि में कौन सा समास है वीरों? नवनिधि में बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। नवनिधि, निधि, नव, नव का मतलब 9, और अगर 9 का मतलब यहां पर संख्या से देखा जाए तो संख्या दोस्तों यहां पर द्विगु हो जाएगा, क्योंकि संख्यावाची पद प्रधानता वाला जो आपका समास होता है वो द्विगु होता है। सब्सक्राइब कर ले, टाइमिंग है 8 बजे रोजाना, बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। हर शेर हर शेरनी के लिए क्वेश्चन नंबर है 34। रेखांकित शब्द का आपको कारक बताना है। मेढक को पत्थर से, इतना रेखांकित है। मेढक को पत्थर से मत मारो, बताइए दोस्तों, मेढक को पत्थर से मत मारो, इसमें कारक कौन सा होगा? तो मैं कहूंगा एक ऐसा ऑब्जेक्ट, एक ऐसा ऑब्जेक्ट दोस्तों जिसमें हम ये कह सकते हैं कि किससे मारो। मैं कहूंगा कि पत्थर की बात की जा रही है, पत्थर। और पत्थर दोस्तों हम ये कह सकते हैं कि यह क्या है, यह मारने का साधन है, और यह साधन है तो तुरंत आपका कर्ण कारक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर यह रहा, ब्रजभाषा का स्वर्णकाल किसे कहा जाता है? तो नोट कीजिएगा, यह क्वेश्चन आपके लिए बढ़िया क्वेश्चन है और इसको यहां पर स्किप मत करें, क्योंकि एग्जाम में साहित्य से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बिल्कुल सही है, आवाज कहां बफरिंग हो रहा है यार? चलिए बताइए। बताइए वीरों यहां पर क्या होगा। हर शेरनी से क्वेश्चन करना चाहूंगा। 35 नंबर एक्चुअल में इसको तुरंत स्क्रीनशॉट लिया जाए। इसमें बहुत से बच्चों ने तुक्का मारा है, मतलब मैंने ये देखा कि बी ऑप्शन को मार दिया तो तुरंत बी को मार दिया। भैया जी मैंने आपसे ये थोड़ी ना कहा था स्वर्ण काल किसे कहा जाता है। भैया जी रचना की दृष्टि से, भाषाओं की दृष्टि से हम साहित्य में रीति काल को ब्रजभाषा का स्वर्ण काल कहते हैं। अब याद रखो कि अगर मैं कह दूं कि हिंदी का स्वर्ण काल किसे कहा जाता है तो भक्ति काल कहा जाता है, लेकिन अगर मैं कह दूं ब्रजभाषा का स्वर्ण काल किसे कहा जाता है तो मैं कहूंगा रीति काल को कहा जाता है। इस क्वेश्चन को नोट करिएगा, तभी तो क्वेश्चन करा रहा हूं। क्वेश्चन है 36 नंबर। 36 नंबर क्या है कि अध्यास्ते शब्द में उपसर्ग क्या है। अध्यास्ते शब्द में उपसर्ग कौन सा होगा, कमेंट कीजिएगा। अध्यास्ते शब्द में उपसर्ग आपको बताना है तो मैं ये आपसे कहूंगा कि भाई इसको अगर देखा जाए तो या बना हुआ है और आधा धा बना हुआ है तो यह अधि नहीं हो जाएगा, और जैसे ही अधि हो जाएगा तो क्या ऑप्शन नंबर ए लॉक नहीं होगा? मैं कहूंगा सर बिल्कुल होगा। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए को
लॉक किया जाएगा। नेक्स्ट वन आपके स्क्रीन पर है 37 नंबर। पूजा ग्रह एक डॉट डॉट जलने मात्र से ही चमचमा उठता है। इस भरो स्थान में आपको रेखांकित में आपको भरना है, फिल इन द ब्लैंक्स करना है दोस्तों। क्या भरा जाएगा बताइएगा, जवाब दीजिएगा। एक क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पूछा गया है आपके एग्जाम में, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है तो समझ लीजिएगा क्या होगा। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन में भरा जाएगा कंदील। क्यों क्यों कंदील भरा जाएगा, इसका भी रीजन मैं बता देता हूं। पुराने समय में कंदील जो होते थे ये क्या होते थे, इसको कहा जाता था, इसको हंडा कहा जाता था। हंडा, बच्चों को बता दें हंडा क्या होता है, एक दीपक होता है, एक दीपक, ठीक है ना, एक दीपक होता है जिसको हम द्वीप भी कह सकते हैं, दीप भी कह सकते हैं। तो समझ गए ना, हंडा, दीपक, द्वीप, जो हम कहते हैं कि जलाने से रोशनी उत्पन्न होती है, तो कंदील का मतलब है कि एक ऐसा यंत्र जिसको जलाने से जगमग उठता है आपका रूम वगैरह। ऑप्शन डी जाएगा। क्वेश्चन 38 नंबर है कि राजा गरीबों को अनाज देता है, तो बताइए कॉन्सेप्ट क्या होगा, लॉक किया जाए अद्भुत तरीके से। क्या बात है, अद्भुत तरीके से लॉक किया जाए। हमारे प्रिय ब्रिलियंट छात्र छात्राएं, क्वेश्चन नंबर 38 नंबर का आंसर दीजिएगा। राजा गरीबों को अनाज देता है, राजा गरीबों को कंबल देता है। हमने कहा जब भी कोई भी चीज आप किसी को भेंट स्वरूप में देते हो, जब भी किसी भी चीज को आप दान में देते हो, संप्रदान कारक आपको लगाना पड़ेगा, यह तय है। अगला है, यह घर अच्छा है। इस वाक्य में यह क्या है, यह घर अच्छा है। जी हाँ, बिल्कुल अच्छा है, कोई दो राय नहीं। इस वाक्य में यह क्या है, कमेंट कीजिएगा। मैं कहूंगा अगर किसी भी चीज के अंतर्गत, अगर किसी भी चीज के अंतर्गत नाउन की जगह, क्या है, नाउन की जगह उस चीज का प्रयोग किया जाए, संज्ञा की जगह पर उसका प्रयोग किया जाए, तो वह क्या होता है, वह सर्वनाम होता है। बोले सर कैसे? मैं इस वीडियो में एक नाम लेता हूं जिनका नाम है पारुल, जिनका नाम है अनुज, जिनका नाम है सिंधी या रोशनी। अगर इन्हीं में से मैं कह दूं कि यहां पर जितने भी बच्चे हैं, आर नाम के, एस नाम के, पी नाम के, टी नाम के, तो मैं ये कह दूं कि वो बहुत अच्छे लड़के हैं। क्या है? बहुत अच्छे लड़के हैं। यहां पर आपका नाम बहुत अच्छे लड़के, अच्छा लड़का, ऐसे लिख दूं, बहुत अच्छा लड़का है, ठीक है ना, लड़का है, ठीक है। और यहां पर मैंने लिख दिया रमेश, कोई भी लिख दिया, ठीक है, आपके नाम तो ले ही चुके। लड़का है, वह ईमानदार भी है। तो ये बताओ, ईमानदार भी है, तो यहां पर रमेश तो नाउन है, संज्ञा है, लेकिन रमेश के लिए ये वह यूज हुआ है, तो ये क्या है, ये वह यूज हुआ है, तो यह दोस्तों सर्वनाम है। तो याद रखना ऑप्शन बी जाएगा। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर ये रहा। जवाब चाहिए आपसे कि यहां पर देखिए, इस क्वेश्चन को बहुत ज्यादा यहां पर मैंने इसलिए लिया है 40 नंबर को दोबारा, कि आप लोगों में ये विवादों में क्वेश्चन रहता है। नव का मतलब नौ भी होता है, और जैसे ही नव का मतलब नया कर दूंगा तो तुरंत ये क्या हो जाएगा, कर्मधारय। इसको एनसीईआरटी में द्विगु माना जाता है, इसलिए दोनों तरीके से मैंने आपको बोल दिया है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। चलिए, अच्छा, वाह सर आप लड़कियों के नाम लेते हो, ये एक दो लौंडों के नाम लिए, इनको भी लौंडिया बना दिया तुमने, है? क्या मतलब है यार, गलत बात है ना। तो ये सब हमारी बहनें हैं, हमारे भाई हैं, कोई दिक्कत नहीं। और तुम लोग तो मतलब इस तरीके से भेदभाव करोगे तो फिर मतलब क्या। हमने 4-5 लोगों को लिया, उसमें भी तुमने यार, है ना, तुम यार वो सपा बसपा भाजपा वाली बात करने लगते हो। तुम यार हमारे अपने हो, है ना। क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा, ट्रेन पटरी से नीचे आ गई, तो शेर शेरनियों के लिए क्वेश्चन है कि भैया अगर पटरी से नीचे आ गई तो वहां पर क्या हो जाएगा, वहां पर क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। जवाब दीजिएगा आंसर क्या होगा। तो यार वो दो लड़के जिनका नाम अभी मैंने लिया था ना, 2-3 लड़के, वो यार अपने आप को बड़ा महसूस कर रहे होंगे, गंदा महसूस कर रहे होंगे, है ना। तो समझ लो यार, ऐसा मत बोला करो।
मोहनी मूरत सांवरी सूरत नैना वने रसाल। पंक्ति में किसकी अगर पंक्तियों को देखा जाए तो दोस्तों यह पंक्तियां किसकी है वीरों, तो हम ये कह सकते हैं कि यह पंक्तियां, अगर किसी बच्चे ने कहा फटाक से जवाब दिया, मुझे बड़ा अच्छा लगा। 42 का जो आंसर दिया है किसने दिया है, मीरा दिया है। बहुत बढ़िया, क्या बात है, ब्रिलियंट बच्चे हो आप। ऑप्शन नंबर 20 आएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि मुंबई के निकट पूना है। मुंबई के निकट पूना है, तो जरा जवाब दीजिएगा कि आंसर क्या होगा। आंसर क्या होगा दोस्तों, कमेंट किया जाए। चलिए, मुंबई के निकट पूना है, तो यहां पर अगर निकटता की बात की जाए तो हम रिलेशन को स्थापित करते हैं कि उसका रिलेशन है वो किसी न किसी तरीके से एक दूसरे से कनेक्ट है, और अगर कनेक्ट है, संबंध स्थापित होता है, तो वो संबंध सूचक कहलाते हैं। इसलिए इस क्वेश्चन को बी ऑप्शन के साथ लॉक करेंगे। 44 स्क्रीन पर है एक हिंदी समास से क्वेश्चन कि धड़ाधड़ में कौन सा समास है। दोस्तों आपको बताना पड़ेगा धड़ाधड़ में कौन सा समास है, लॉक करना पड़ेगा। मैं आपसे कहता हूं दोस्तों कि अगर आपसे कहा जाए धड़ाधड़, है ना, ये क्या सेम वर्ड है? क्या सेम वर्ड है? धड़ाधड़ क्या सेम वर्ड है? मैं कहूंगा बिल्कुल। अगर मिलते जुलते शब्द एक साथ में आते हैं तो दुनिया का हर समास अव्ययी भाव होता है, ठीक है ना। यह बात दिमाग में रखना। जैसे मैं कह दूं कि सरासर, बताइए कौन सा समास है? सरासर, चाहे बीच में डैश भी लग जाए तब भी हमारा अव्ययी भाव होगा। अगर मैं कह दूं कि खटाखट, खटाखट, तो बताइए कौन सा समास होगा? अव्ययी भाव हो जाएगा, है ना। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। ये ट्रिक हमेशा नोट कर लो कि अगर सेम वर्ड सेम साउंड की आवाज आपको दिखे, अव्ययी भाव। संसद शब्द में संज्ञा है। अब भैया इस क्वेश्चन में लटक जाओगे, मुझे उम्मीद है कि कुछ बच्चे सही भी करेंगे। संसद शब्द में संज्ञा है, भाववाचक है क्या, व्यक्तिवाचक है क्या, इनमें से कोई नहीं, या जातिवाचक है? देखो देखो मेरे लाल, हिंदी में अगर संसद कहो या इंग्लिश में पार्लियामेंट कहो, कोई दिक्कत, कोई डाउट? क्या मैं आपसे ये पूछ सकता हूं, क्या भारत में ही संसद कही जाती है क्या? क्या भारत में ही संसद है क्या? आप लोग ये समझते हो कि भाई संसद को बी के साथ में मार दिया हो गया। अरे भाई संसद थोड़ी ना हो जाएगी, भारत में ही थोड़ी ना संसद। अगर मैं देखूं दोस्तों, दुनिया में संसद के नाम अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जीके, अगर संसद यानी देशों की जो संसद है वो अलग अलग नामों से जानी जाती है, लेकिन है तो पार्लियामेंट ही। और अगर पार्लियामेंट है तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या चला जाएगा? जातिवाचक के साथ चला जाएगा। जातिवाचक के साथ चला जाएगा। जातिवाचक क्यों जाएगा? क्योंकि हिमालय एक है, वो दुनिया में नहीं, वो एक खड़ा है। और संसद की बात की जाए तो भारत में है, अमेरिका में है, ब्रिटेन में है, कनाडा में है, पाकिस्तान में है, नेपाल में, यहां तक कि बांग्लादेश में है। तो हर जगह संसद पार्लियामेंट ही है। अगला क्वेश्चन 46, संज्ञा का वह रूप जिससे क्रिया के आधार का बोध होता है, यह आपको बताना है। इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा? यहां पर कह रहा है संज्ञा का वह रूप जिससे क्रिया के आधार का बोध होता है, तो यहां पर आपको लॉक करना पड़ेगा दोस्तों। अब देखो, अधिकरण कारक ऑप्शन में नहीं है। हमें याद रखना है कि कॉन्सेप्ट हमारा 46 अगर पूछा जाए तो आधार का मतलब यहां पर कर्ण कारक से लगाना पड़ेगा। ऑप्शन डी हो जाएगा। कर्ण कारक की विभक्ति क्या है? से के द्वारा है। और याद ये भी रखना है कि कर्ण कारक का जो प्रयोग होता है वो साधन के रूप में होता है। जैसे मेढक को पत्थर से मत मारो, जैसे रमेश बस से स्कूल जाता है, तो ये साधन के रूप में कर्ण कारक हमेशा यूज होता है। इस क्वेश्चन का जवाब ऑप्शन नंबर डी है और ए भी हो जाएगा। एक्चुअल में एनसीईआरटी बुक्स में ये कहा गया है अधिकरण कारक ही क्रिया के आधार का बोध होता है। अब जब क्वेश्चन में नहीं है तो कर्ण कारक लॉक करना पड़ेगा। समझ लीजिएगा, कॉन्सेप्ट बता दिया है। शतरंग में समास क्या है? शतरंग में समास क्या है? कमेंट करना है आपको। बहुत अच्छे। शतरंग में समास क्या है दोस्तों? जवाब दीजिएगा, आंसर कीजिएगा। भैया रंग कितने हैं? तो 7 रंग हैं। और शतरंग की बात की जाए तो ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा। निराला ने किस पत्रिका का संपादन किया है? निराला ने किस पत्रिका का संपादन किया है? जवाब दीजिएगा। क्या बात है, बहुत सुंदर। तो एक कॉन्सेप्ट मैं आपको याद करवा देता हूं फटाफट।
फटाफट एक कॉन्सेप्ट याद करवा देता हूं। देखिए याद रखना है कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा वो किसके साथ चला जाएगा, मतवाला। बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है कि मतवाला किसकी पत्रिका है, मतवाला किसकी पत्रिका है, तो यह है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को कहा जाता है हिंदी का महाप्राण। ध्यान दीजिएगा, हिंदी का महाप्राण किसे कहा जाता है, निराला को कहा जाता है। अगर क्वेश्चन में यह पूछा जाए कल को कि क्रांतिकारी कवि किसे कहा जाता है, तो क्रांतिकारी कवि भी किसे कहा जाता है, निराला को कहा जाता है। यह भी आप लॉजिक के साथ हमेशा याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है स्क्रीन पर 49 आपको बताना है, जवाब आपको देना पड़ेगा। चलिए बताइएगा। हाँ जी, देखिएगा एक क्वेश्चन हमेशा याद रखिएगा, हंस पत्रिका को भी याद रख लीजिएगा कि हंस पत्रिका का जो है किसने किया है, तो प्रेमचंद्र ने किया था। यहां पर किसके साथ, प्रेमचंद्र ने किया था, बनारस के साथ, यानी बनारस में किया था। दिग्दर्शक में कौन सी संधि है, तो इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से आप चाहे आपसे पूछा जाए दिग्दर्शक या दिग्दर्शन, तो दिग्धन दर्शन या दिग्धन दर्शक कुछ भी करो तो आएगा तो यहां पर हलंत। और हलंत की ट्रिक ये कहती है कि अगर हलंत लगा है शब्द में तो वह व्यंजन संधि के साथ चला जाएगा, ऑप्शन नंबर डी के साथ। अगला क्वेश्चन है कि कृष्णार्जुन युद्ध किसकी रचना है, बताइए। बहुत सुंदर सा जवाब आपसे चाहूंगा। चलिए भैया बताइए। क्या बात है, क्या बात है, जबरदस्त। हाँ, नेट कनेक्शन ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए दो क्वेश्चन आपको मैं बताने वाला हूं, दोनों को नोट करिए बड़ी शिद्दत के साथ। अगर कल को क्वेश्चन में यह पूछा जाए कि हिंदी साहित्य की माफी चाहेंगे, आत्मा किसे कहा जाता है, हिंदी साहित्य की आत्मा किसे कहा जाता है, तो माखनलाल चतुर्वेदी को कहा जाता है। कृष्णार्जुन युद्ध किसकी रचना है, माखनलाल चतुर्वेदी की है। हिम किरीटनी किसकी रचना है, माखनलाल चतुर्वेदी की है। तो ये क्वेश्चन जो मैंने यहां पर डैशबोर्ड पर लिखा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हिंदी साहित्य की आत्मा किसे कहा जाता है, माखनलाल चतुर्वेदी को कहा जाता है। ऑप्शन जाएगा किसके साथ, सी के साथ चला जाएगा। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है आप सभी के लिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, क्वेश्चन कह रहा है कि मन के भाव दूसरों को प्रकट करने का माध्यम है। अगर किसी के माध्यम यानी किसी माध्यम से अपने आचार और विचार को आप प्रकट करते हो दूसरे के समक्ष, तो यह क्या कहलाती है, यह दोस्तों भाषा कहलाती है। आंसर ऑप्शन नंबर बी चला जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि जिस शब्द का कोई भी खंड प्रधान नहीं होता अपितु उसका अनन्य अर्थ निकलता है, तो उसे कौन से समास की तरफ हम लॉक करेंगे, तो बताइएगा। सभी बच्चे बताएंगे इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा। बहुत सुंदर, बहुत जबरदस्त। आंसर बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। देखिए दोस्तों, अगर मैं आपसे ये कह दूं आसानी से, अगर मैं आपसे ये कह दूं कि जिस शब्द का कोई भी खंड प्रधान नहीं होता है अपितु उसका अन्य अर्थ निकलता है, तो उसे कौन से ऑप्शन की तरफ, तो उसे हम बहुब्री समास की तरफ लॉक करेंगे। क्योंकि बहुब्री समास का मतलब है कि लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, तो हम कहेंगे भगवान गणेश, तो ये इसका मतलब है कि किसी तीसरे अर्थ की ओर इशारा करता है। आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है, संज्ञा के जिस रूप से संख्या का बोध होता है उसे क्या कहा जाएगा। संज्ञा के ऐसे रूप को, ध्यान दीजिएगा, संज्ञा के ऐसे रूप को जिससे हम नंबर्स की बात करते हैं, जिसमें हम संख्या के बोध की बात करते हैं, ऐसी संज्ञा जो संख्या का बोधत्व कराती है, वो दोस्तों हमारा वचन कहलाता है। क्योंकि वचन ही हमारे दो होते हैं,
कि अगर कोई वचन एक वचन के अंतर्गत आएगा तो वो एक वचन होगा, अगर बहुत सी चीजें होंगी तो बहुवचन होगा। तो ये क्या है, ये संख्या के ऊपर ही तो वचन होते हैं ना, है ना। सिंपल सी बात समझिएगा कि अगर लोग एक है तो वो एक वचन, अगर लोग दो या दो से अधिक हैं बहुवचन हो जाएगा। तो ये क्या है, ये आप नंबर्स पर ही डिपेंड है ना। अगला क्वेश्चन, निरपराध शब्द में कौन सी संधि होगी, जरा सभी बच्चे बताएंगे इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा, बताइए इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा। कॉन्सेप्ट क्लियर तो चीजें क्लियर। इस क्वेश्चन का जवाब आपको बताना है कि क्या होना चाहिए 54 नंबर का। 54 नंबर का आंसर क्या होना चाहिए कि निह धन अपराध बराबर निर अपराध। निह जैसे ही आएगा विसर्ग संधि की तरफ, ऑप्शन नंबर डी की तरफ इशारा करेगा। 55 नंबर स्क्रीन पर है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, नोट करिएगा। 4 क्वेश्चन एक ही टारगेट पर फिक्स करेंगे, एक ही टारगेट से एक निशाना से चारों क्वेश्चन को हम उखाड़ेंगे। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा सुमेलित नहीं है, कौन सा सुमेलित नहीं है, मतलब 3 सुमेलित है, बाद बाकी आपके सुमेलित नहीं है। जवाब आपसे चाहिए, सुमेलित नहीं है। नदी के द्वीप अज्ञे की है, ये सुमेलित है। दिनकर उर्वशी की है, ये भी सुमेलित है। पंचवटी मैथिली शरणगुप्त की है, ये भी सुमेलित है। महादेवी वर्मा की गुंजन नहीं है, इसलिए सुमित्रा नंदन पंत की जो रचना है वो दोस्तों यहां पर ऑप्शन नंबर सी, यहां पर महादेवी वर्मा की नहीं है, बल्कि है किसकी, ये पंत साहब की है, जो प्रकृति के सुकुमार कवि हैं। अगला क्वेश्चन, दुर्भेद शब्द का वाक्यांश क्या होगा। दुर्भेद शब्द का वाक्यांश क्या होगा, कमेंट कीजिएगा। लॉक किया जाए, जवाब दीजिएगा। क्या बात है, जवाब दीजिएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, लॉक किया जाए तो दुर्भेद शब्द का वाक्यांश होगा जिसको भेदना कठिन हो वही दुर्भेद कहलाता है, डी ऑप्शन कहलाता है। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर यह रहा कि निम्नलिखित में एक वचन बताइए दोस्तों। नदी क्या एक वचन है, क्या हम एक वचन है, क्या रुपए एक वचन में आएंगे, क्या बताइएगा कि गमले एक वचन में आएंगे। तो कॉन्सेप्ट ये कहता है कि आप एक वचन से क्वेश्चंस में हैं तो वो नदी आएगी। हम 2 या 2 से अधिक लोग बनते हैं, हम तभी कहते हैं ना 4 लोग की हम सब। रुपए हमेशा पुल्लिंग में आप देखेंगे, क्या तो रुपए तो देखेंगे पुल्लिंग में, लेकिन बहुवचन में, और गमला है तो एक वचन और गमले हैं तो बहुवचन। अगला, किस वाक्य में पूर्वकालिक क्रिया का प्रयोग हुआ है। तो पूर्वकालिक क्रिया का कॉन्सेप्ट क्या है वीरों, पूर्वकालिक क्रिया का यही कॉन्सेप्ट है कि कोई भी कार्य एक खत्म हो जाए, दूसरा स्टार्ट होने के कगार पर हो या स्टार्ट हो चुका हो। तो चलिए हम जान लेते हैं कि अगर पूर्वकालिक क्रिया है तो ठोकर लगते ही लड़का गिर पड़ा, वह चाय पीकर घूमने जाता है, विद्यार्थी आए तो कक्षा लगे गलत, निरपराध को डांटने में शर्म नहीं आती। अब देखिएगा, मैंने कहा कि जब भी पूर्वकालिक क्रिया होगी तो 99% उसमें कर आएगा। वह चाय पीकर पहला है और घूमने जाता है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर ये रहा। अगला कह रहा कि लंबोदर कौन सा शब्द है। तो दोस्तों याद रखो कि लंबोदर का मतलब है लंबा है उधर जिसका, अर्थात भगवान गणेश की बात कर रहे हैं। और जैसे ही भगवान गणेश बहुब्री समास में जाएंगे, वह समास के अलावा वह शब्द योग रूढ़ भी हो जाएगा, क्योंकि योग रूढ़ शब्द वही होता है जो हर बहुब्री समास की पहचान होता है। ऑप्शन सी लॉक किया जाए। हिंदी में अव्यय, इस क्वेश्चन को नोट किया जाए, तुरंत नोट किया जाए। तो जवाब आपको सुनना पड़ेगा और मैं लिखूंगा, क्योंकि क्वेश्चन में ऐसे पूछा जाता है कि निम्नलिखित में बताइए कौन सा अव्यय है, कौन सा अव्यय नहीं है। तो मैं तीनों चीजों को बताऊंगा कि कितने अव्यय होते हैं और कौन कौन से होते हैं। तो 2 कॉन्सेप्ट नोट कर लो, जिंदगी में कभी भी आपको कोई समस्या नहीं होने वाली है। पहली बात तो पढ़ने से पहले अव्यय को मैं जान लेता हूं कि अव्यय वो होता है जिसको हम लिंग वचन परिवर्तन करते हैं तो ये बदलता नहीं है। मतलब अव्यय हमेशा वैसा का वैसा ही रहेगा, अव्यय हमेशा बदलेगा नहीं, वही हिंदी में अव्यय कहलाता है। अब बात कर लेता हूं कि अव्यय कितने प्रकार के होते हैं। तो ये दोस्तों होते हैं 4 प्रकार के। मेरी बात समझ रहे ना, 4 प्रकार के होते हैं। अब नोट कर लीजिएगा कि वो 4 प्रकार के कौन से होते हैं। तो पहला आपको नोट करना है, क्या पहला आपको नोट करना है कि एक होता है आपका क्रिया विशेषण अव्यय। क्या होता है, क्रिया विशेषण अव्यय होता है, ज्यादा नहीं लिखाऊंगा, क्रिया विशेषण अव्यय होता है। दूसरा आपका होता है, अव्यय आगे लगा लेना, संबंध बोधक, क्या होता है, जो रिलेशन की बात करता है, संबंध बोधक अव्यय होता है, ठीक है। तीसरा आपका जो होता है अव्यय, वो होता है समुच्चय बोधक, एक समुच्चय की बात करता है, ग्रुप्स की बात करता है, समुच्चय बोधक अव्यय की बात करता है। और एंड लास्ट वन की बात करें तो दोस्तों ये होता है विस्मयादि बोधक, ठीक है ना, विस्मयादि बोधक अव्यय होता है।
तो यहाँ पर आपको नोट कर लेना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर ए चला जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रचना की दृष्टि से शब्द के कितने भेद होते हैं? तो यहाँ पर भी दो कॉन्सेप्ट आपको सीखने पड़ेंगे, दो कॉन्सेप्ट आपको सीखने पड़ेंगे। दोनों कॉन्सेप्ट को आप समझ लीजिएगा कि रचना की दृष्टि से शब्दों के कितने भेद होते हैं। तो रचना की दृष्टि से शब्दों के भेद होते हैं 3, पहला, दूसरा और तीसरा। अभी अभी मैंने बताया कि रचना की दृष्टि या उत्पत्ति की दृष्टि से 3 शब्द होते हैं, जिसको रूढ़ शब्द कहते हैं, जिसको यौगिक शब्द कहते हैं, और तीसरा योग रूढ़ कहते हैं। समझ गए आप? कोई कॉन्सेप्ट भूलेंगे तो नहीं। आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। अगला क्वेश्चन, मुझे अपनी पत्नी से डर लगता है, ये हो चुका है। मैंने कहा जब भी भय की बात की जाए, डर की बात की जाए, तो वहां पर क्या कॉन्सेप्ट होगा? वहां पर कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है कि अगर कोई भय या डर की बात की जाए तो अपादान कारक लगाना पड़ेगा। इसलिए इस क्वेश्चन को हमेशा कॉन्सेप्ट में याद रखना, अलगाव या भय आएगा अपादान। भाग्य शब्द कैसा है? हिंदी में भाग्य शब्द कैसा है दोस्तों? लॉक करिएगा। हिंदी में भाग्य शब्द कैसा है बताइएगा, आंसर क्या होगा? देखिए, भाग्य शब्द होता है एक वचन या बहुवचन? कमेंट किया फटाफट, समय नहीं लगना चाहिए, समय नहीं लगना चाहिए कि भाग्य शब्द कैसा होता है। तो भाग्य शब्द हमेशा बहुवचन होता है। VIMP क्वेश्चन, IMP क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, इसको नोट किया जाए। बहुत सुंदर क्वेश्चन है 64 नंबर की हिंदी में वचन का एक अन्य अर्थ भी होता है। भैया हिंदी में तो वचन 2 प्रकार के, संस्कृत में 3 प्रकार के, हिंदी में 2 प्रकार के। कौन से? एक वचन बहुवचन, और संस्कृत में एक वचन बहुवचन, और जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ फटाफट। हाँ जी, द्विवचन। ठीक है, अब बात आती है कि वचन में अगर एक दूसरा अर्थ देखा जाए तो वचन का मतलब होता है कहना। अरे भैया कैसे याद करोगे? वचन, वचन कैसे दोगे? अगर आप किसी व्यक्ति या किसी लड़की या किसी लड़के को वचन कहते हैं, अरे जाओ वचन दिया तुमको, अरे वचन दोगे तो भैया मुंह से दोगे ना, कान से थोड़ी ना दोगे। तो वचन अगर मुंह से दोगे तो बोलोगे, और बोलोगे तो कहोगे। तो इसलिए बोलना नहीं हो जाएगा, कहना होता है। हमेशा याद रखना, इस क्वेश्चन में यही बच्चे कंफ्यूजन पैदा करते हैं। जिसके मन में दया का अभाव हो, मतलब दया हो ही ना दोस्तों। हम कहते हैं ना कि अगर दया नहीं है जिसके अंदर, तो वो दोस्तों निर्दय कहलाएगा। और निर्दय का मतलब है कि दया नहीं होना, दया नहीं होना बराबर निर्दय। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है 66 नंबर। 66 क्या है? कॉन्सेप्ट ये है कि जो लिंग वचन के अनुसार नहीं बदले जा सकते, हिंदी में क्या कहलाते हैं दोस्तों? जल्दी से जवाब दीजिए। इससे पहले मैं बता दूं आपको, विशेषण के प्रकार होते हैं 4, अव्यय के प्रकार होते हैं 4, अभी अभी बताया। वचन के प्रकार होते हैं 2, और क्रिया के प्रकार हिंदी में होते हैं सकर्मक और अकर्मक, यानी ये भी कितने होते हैं? 2 है। कितनी अच्छी सीरीज, 2 2 4 4। अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन पर 66 नंबर है, तो आंसर किसके साथ जाएगा? अव्यय के साथ चला जाएगा, जो परिवर्तित नहीं होते हैं। इनके प्रकार कितने होते हैं? मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि हिंदी में प्रकार होते हैं 4 होते हैं। बहुत आसान है। मैंने कहा कौन कौन से होते हैं? मैंने कहा क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। अगला क्वेश्चन, त्रिगंग में कौन सा समास है? कुछ बहनों ने, कुछ भाइयों ने पहली बार चैनल को ज्वाइन किया है, उन सभी से मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, रात्रि 8 बजे यह टाइमिंग है। देश की नंबर 1 हिंदी चलती है। कुछ तो बात है हिंदी में, जो आपका प्यार मिलता है गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी पर। हजारों बच्चे लाइव देखते हैं, एक नहीं, 2 नहीं, हजारों बच्चे, मिलियंस बच्चों का परिवार गुरुजी वर्ल्ड है। केवल वजह आपकी है। स्वागत है आप सभी का, आपके माता पिता को मेरा जय हिंद। एक बार फिर से त्रिगंग की बात की जाए तो त्रि का मतलब 3, जहां पर संख्या आ जाए, चाहे वो 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, कुछ भी हो, संख्या है तो वो द्विगु समास की तरफ इशारा करेगा। ठंडा लोहा के रचनाकार कौन है दोस्तों? ठंडा लोहा आपको बताना है, कमेंट करना है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ठंडा लोहा की जब भी बात होती है ना, तो 2 क्वेश्चन हमेशा याद रखना। चाहे आप ठंडा लोहा की बात करो, चाहे आप सूरज के 7वें घोड़े की बात करो। क्या? सूरज का 7वां घोड़ा हो, ठीक है ना, सूरज का 7वां घोड़ा हो। चाहे आप ठंडा लोहा की बात करो, ठीक है ना, ठंडा लोहा हो। फिर चाहे आप बताइएगा, एक और बताइए फटाफट। हाँ जी, गुनाहों का देवता, गुनाहों का देवता हो। तो इस तरीके के क्वेश्चन हमेशा धर्मवीर भारती के साथ जाएंगे। ऑप्शन किसके साथ जाएगा? सी के साथ। अगला, तुम्हें धोखा नहीं देना चाहिए था, वाक्य में धोखा शब्द क्या है? तुम्हें धोखा नहीं देना चाहिए था, वाक्य में धोखा शब्द क्या है? कमेंट किया जाए। आप सभी से कहना चाहेंगे, गुरुजी वर्ल्ड का टेलीग्राम ग्रुप है, क्या है? गुरुजी वर्ल्ड का टेलीग्राम ग्रुप है, उसे जरूर ज्वाइन कीजिएगा।
जितने बच्चे देख रहे हैं वो सर्च कर ले। लास्ट में आपके लिए अभी एक क्वेश्चन और है, 70 क्वेश्चन, 70वां क्वेश्चन आपके लिए है होमवर्क में, ठीक है, बहुत सुंदर। तो जितने भी बच्चे देख रहे हैं गुरुजी वर्ल्ड का टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कीजिएगा। लाखों बहनें वहां जुड़ी हुई हैं, लाखों भाई जुड़े हुए हैं टेलीग्राम ग्रुप में। आप सभी से कहना चाहेंगे जितने भी बच्चे देख रहे हैं 69 का अगर आंसर आपने भाववाचक दिया है तो बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जो चीज आप देख नहीं सकते, महसूस कर सकते हो, गरीब हुआ, धोखा हुआ, है ना, ये क्या है, ये आप देख नहीं सकते, आप ईमानदारी देख नहीं सकते, महसूस कर सकते हो, भाववाचक हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 70 आपके स्क्रीन पर है, ऊ ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? ऊ ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है, कमेंट कीजिएगा। बहुत सुंदर। तो 8 बजे यह क्लास चलती है अपने अंदर परिवर्तन लाने के लिए, और याद रखिएगा यह चैलेंज के साथ वीडियो बनाई जाती है 8 बजे की, सभी चैप्टर को खत्म किया जाता है। और चैलेंज यह रहता है कि 3 दिन अगर किसी नए बच्चे ने क्लास ले ली तो समझ लो कि वो परिवर्तन आपको मात्र 3 दिन में वो परिवर्तन आएगा जो हिंदी में आपको कभी नहीं आया। ये रियलिटी है दोस्तों। चौथे दिन खुद ही आप कमेंट करेंगे। वंदे मातरम। आप सभी के परिवारों को इंकलाब जिंदाबाद। मुस्कुराते रहिएगा और याद रखिएगा टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करने के साथ इसका टाइमिंग याद रखिएगा, रात्रि 8 बजे देश की नंबर 1 हिंदी चलती है धीरज द्विवेदी और हमारे प्रिय बच्चों के साथ। आप सभी को मेरा एक बार फिर से प्रेम, और हमेशा की तरह याद रखना है कि दिन खराब हो सकते हैं, समय खराब हो सकता है, समय आपका नहीं हो सकता है, लेकिन बदलने वाला समय आपका होगा। ये रण क्षेत्र तुम्हारा है, ये मैदान तुम्हारा है, जाएगा कहां दोस्तों। यूं ही मुस्कुराते रहिएगा, ये हमारी आवाज आपके कानों तक हमेशा रहेगी और आपका प्रेम हमारे दिल तक। इंकलाब जिंदाबाद।